जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं AIBE परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा? 4 ऑप्शंस हैं। जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है, जहाँ प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, जहाँ प्रतिवादी कारोबार करता है, या जहाँ प्रतिवादी अभिलाभ के लिए काम करता है। इसका उत्तर है उत्तर ए, यानी कि जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है। सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकेगा। कहाँ पर? केवल मुंबई में, केवल दिल्ली में, मुंबई में अथवा दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है। सोहन मोहन के विरुद्ध वाद कहाँ लाएगा? इसका उत्तर है उत्तर सी ऑप्शन, यानी कि मुंबई में अथवा दिल्ली में, दोनों में से कहीं भी। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धन संबंधी परिसीमा या स्थानीय सीमाओं के आधार पर आक्षेप सर्वप्रथम अवसर पर निम्न में से किस धारा में किया जाएगा? धारा 20 में, धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 24 में। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 21 में। आगे है, सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? धारा 20, धारा 12, धारा 24 या धारा 15। एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है, ऐसा उपबंध किस धारा में है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 24। आगे है, मुकदमे या कार्यवाही का एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है? केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद। एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 25 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है? 4 ऑप्शंस हैं। वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, वादों के अंतरण की उच्च न्यायालयों की शक्ति, वादों के अंतरण की जिला न्यायालयों की शक्ति, या वादों के अंतरण की कमिश्नर आयुक्त की शक्ति। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है, उसकी उपस्थिति न्यायालय बाध्य कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए उस पर अर्थदंड लगा सकता है, जो 500 रुपये से अधिक नहीं, 1000 रुपये से अधिक नहीं, 3000 रुपये से अधिक नहीं, 5000 रुपये से अधिक नहीं। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि 5000 रुपये से अधिक नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन डिक्री निष्पादित की जा सकती है। ऑप्शंस हैं तहसीलदार द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, जिला जज द्वारा, या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा, या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जाएगी? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 3 माह तक। धारा 46 CPC संबंधित है किससे? डिक्री का अंतरण से, आज्ञा पत्र से, अनुपूरक कार्रवाइयों से, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन से। धारा 46 CPC किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका उत्तर है, उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन, यानी कि आज्ञा पत्र से। डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध है। ऑप्शंस हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 में या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55 में। डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध किस धारा में है? ऑप्शन है आपके सामने। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है डी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55 में, 55। आगे देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? धारा 55, धारा 56, धारा 59 या धारा 60? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 56। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किस संबंध में उपबंधित किया गया है? समन जारी करने का अधिकार, कमीशन जारी करने का अधिकार, अपील का अधिकार, रेज जुडिकेटा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किसका उपबंध है? देखते हैं उत्तर इसका, बी ऑप्शन, यानी कि कमीशन जारी करने का अधिकार। केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित विभाग का मंत्री या भारत संघ? केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होता है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि भारत संघ। राज्य सरकार के विरुद्ध वाद में कौन उसका अभिकर्ता है? राज्य का मुख्य सचिव, लोक अभियोजक, कलेक्टर या विभाग का प्रमुख? इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि कलेक्टर। CPC की धारा 80 में सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले कितने दिन की सूचना सरकार को देना आवश्यक है? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन या 14 दिन? उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन, यानी कि 60 दिन। कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है राज्य सरकार की सहमति से, केवल केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से या भारत के राष्ट्रपति की सहमति से? कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है किसकी सहमति से? इसका उत्तर देखते हैं, बी ऑप्शन, यानी कि केवल केंद्र सरकार की सहमति से। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 प्रावधान करती है न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का, किसी विशेषज्ञ से राय मांगने का, राय प्राप्त करने हेतु कमीशन जारी करने का, उपरोक्त कोई नहीं। धारा 89 में किसका प्रावधान है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का। आगे देखते हैं,
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? प्राथमिक डिग्री के, मूल डिग्री के, द्वितीयक डिग्री के, उपरोक्त में से कोई नहीं। धारा 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि मूल डिग्री के। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ पर दायर की जाएगी? जिला अदालत में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, विशेष अदालत में। द्वितीय अपील कहाँ पर दायर की जाएगी? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में अपील होती है। ऑप्शन है तथ्य के प्रश्न पर, तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर, विधि के सारवान प्रश्न पर, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, उच्च न्यायालय में अपील होती है। 4 ऑप्शंस हैं। इसका उत्तर देखते हैं सी ऑप्शन, यानी कि विधि के सारवान प्रश्न पर। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट प्राप्त नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और केंद्र एवं राज्य के मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी, यानी कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसे छूट प्राप्त नहीं है। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति, केंद्र एवं राज्य के मंत्रीगण तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण को व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। आगे देखते हैं। कैवियट दायर करने के अधिकार प्रावधानित हैं कहाँ पे? सीपीसी की धारा 87 क में, सीपीसी की धारा 87 ख में, सीपीसी की धारा 135 क में, सीपीसी की धारा 148 क में। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि सीपीसी की धारा 148 क में। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कैवियट कितने दिनों तक प्रभावी रहती है? 15 दिनों तक, 30 दिनों तक, 60 दिनों तक या 90 दिनों तक? कैवियट कितने दिनों तक प्रभावी रहती है? ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर देख लेते हैं इसका। डी ऑप्शन, यानी कि 90 दिनों तक। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि राज्य सरकार द्वारा। ये थे कुछ प्रश्न AIB परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।